हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 16 है। बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था अपवहन वेग के बारे में। ठीक है, एक बार इसको और समझेंगे। आज मैं इसका पूरा डेरिवेशन करूंगा, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको धात्विक तार में आवेश का प्रवाह पूरा समझाया था। एक बार और देखिए बेटा, ये कोई चालक तार है। इस चालक तार में नॉर्मल टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर दो कंडीशन है यहाँ पर। एक होगा कमरे के ताप पर और एक होगा इस पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पे। तो आइए जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। कमरे के ताप पर क्या होगा, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण किस प्रकार की गति करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम मोशन। ठीक है बेटे, या आप ऐसे मान लीजिए इधर उधर गति करेंगे, कोई पैटर्न नहीं होगा इसका, ये कहीं भी जा सकते हैं लेकिन रहेंगे चालक तार के अंदर ही। तो बेटा इसे कहा U1 वेक्टर, ये हो जाएगा U2 वेक्टर, ये हो जाएगा U3 वेक्टर, और लास्ट में जहां से चलना स्टार्ट किया वापस वहीं पहुंच गया। तो कमरे के ताप पर इसके सभी वेगों का जो औसत मान आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 0। इसे क्या कहा जाएगा, ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग, और ये इसका एवरेज वैल्यू है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कमरे के ताप पर धात्विक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सभी वेगों का औसत अर्थात ऊष्मीय वेग का औसत कितना आता है, 0। अब इस पे V वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया जाए। मैंने आपको कल भी समझाया था, एक बार मैं जल्दी जल्दी इसको समझा देता हूँ। अब इस पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, ये V वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया तो अब होगा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव सिरे पर यहाँ पर धनावेशित और यहाँ पर ऋणावेशित। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये A है और ये सिरा B है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा A to B हो जाएगी। अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गति, पहले ये गति कर रहा था यादृच्छिक इधर उधर, अब इनकी गति संशोधित हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, B to A फ्लो करेंगे, यानी ये B से A की ओर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे थोड़ा समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है, चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा है A to B। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, अंदर जो आवेश है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। बल कितना लगेगा, F इजिकल टू होता है Q इंटू E वेक्टर। तो F इजिकल टू आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, माइनस E इंटू E वेक्टर। तो जो बल लगेगा विद्युत बल, ये नेगेटिव चिन्ह क्या शो करता है, ये नेगेटिव चिन्ह शो कर रहा है कि इस पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अब अगर इस पे बल लगेगा तो क्या करेगा बेटा, ये गति करेगा, ये A त्वरण से गति करने यहाँ पर लग जाएगा। इसकी जो अगर ये शुरुआत में इसकी स्पीड 0 होगी तो बेटा बल लगने की वजह से इसके वेग में परिवर्तन होगा और ये चलना प्रारंभ कर देगा। अब अगर आवेश चलना प्रारंभ करेगा, समझेंगे यहाँ पर बात को, अगर आवेश चलना प्रारंभ कर देगा, आवेश प्रवाहित होने लग जाएगा तो इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी। अगर नेगेटिव आवेश B to A फ्लो कर रहा है तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, A to B, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है बेटा, इस तरह से इसमें करंट फ्लो होता है। हमें इस वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, इस वेलोसिटी को ही कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी थी। अब जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आप उसको अच्छे से समझते जाएंगे। तो देखिए बेटा, माना किसी चालक तार में, ये वैसे आपके पास में इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा आपके पास में मैंने आपको सेंड कर दिया था। अब आप पूरा यहाँ पर समझने की कोशिश करना, आपको पूरा समझ में आएगा। माना किसी चालक तार में N इलेक्ट्रॉन, कितने बेटे, N इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, N इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, N यहाँ पर संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, N इलेक्ट्रॉन उपस्थित है।
तथा उनके ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय का मतलब होता है कमरे के टेम्परेचर पर थर्मल वेलोसिटी, ठीक है बेटा, कमरे के ताप पर, तथा उनके ऊष्मीय वेग क्रमशः u1 वेक्टर u2 वेक्टर u3 वेक्टर डैश 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 un वेक्टर है। बात क्लियर है? माना किसी चालक तार में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा उनके ऊष्मीय वेग क्रमशः कितना है, u1 u2 u3 un। एक बार इधर देख लीजिए, इसका थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूं मैं साथ में। ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इसका पहला वाला वेग। अब यहाँ पर स्थिर धन आयन होगा, उससे टकराएगा, टक्कर के पश्चात सपोज कीजिए इस दिशा में गया तो इसका वेग हो गया u2 वेक्टर। इसके मार्ग में यहाँ पर भी इसको स्थिर धन आयन मिला, अब ये टक्कर आकर इधर आ गया, ये हो जाएगा u3। ऐसे टक्कर करते हुए लास्ट में वापस वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो u1 u2 u3 un है। अतः इनका औसत वेग, अतः इनका औसत वेग बेटा कितना हो जाएगा, औसत कैसे निकालते हैं तो देखिए इधर, अतः इनका औसत वेग u एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un वेक्टर अपॉन n इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्यों होगा 0? देखिए बेटा, ये चूंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं है। एक बार ये गया इस दिशा में तो हो सकता है कभी ये इस दिशा में भी जाएगा, तो इस दिशा को इस दिशा वाला यहाँ पर कैंसिल आउट कर देगा। मान लीजिए कि कभी ये इस गति में, कभी इसकी दिशा इधर रही होगी तो इसके अपोजिट कभी ये भी रही होगी, तो इसका ओवरऑल अगर आप इसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंडीशन, जब चालक तार के सिरों पर V वोल्ट, कल बताया था बेटे मैंने, जब 2 बार समझने में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आगे 3 आपको टॉपिक समझ में आएंगे, इसलिए मैं 2 बार करवा रहा हूँ। तो जिनको अच्छे से समझ में आ गया वो भी एक बार समझे, आपका कंठस्थ हो जाएगा, और जिनको नहीं आया वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से समझ में आएगा। जब चालक तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर, विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, विभव का अंतर हो जाएगा। जब चालक तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो क्या होता है बेटा, किया जाता है, तब चालक तार के अंदर, हाँ ऐसे भी लिख दीजिए, जब चालक के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान, बेटा एक समान समझते हैं ना, सही बल रखा है, एक दिशा में हो और सभी पॉइंट पर इसकी वैल्यू एक समान, मतलब एक जैसी होगी। तो चालक तार के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। अब होगा क्या इससे, तो देखिए बच्चों, इधर जब चालक तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है, तब चालक के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। तो देखो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इधर ध्यान दीजिए, इसको उतारना जरूर है आपको, अगर नहीं उतारा है तो, और अगर आपने कॉपी में उतार लिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए इधर, ये चालक तार, इस पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित करा, बैटरी है सेल लगा दिया यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में बन गया, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ गया, ये A2 भी आ गया। अब अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो पहले इनकी गतियां इधर उधर थी, यादृच्छिक गति थी, अब गति संशोधित हो जाएगी। और ये गति कैसे करेगा, ये B2A गति करने लगेगा। ये जिस स्पीड से गति करेगा उसे ही कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका मान कितना होगा, यहाँ पर ये डेरिवेशन है हमारा। तो देखिए बेटा, विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है।
अब देखिए यहाँ चाहो तो आप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर भी लिख सकते हो, यहाँ लिखा है ना मैंने ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल F E वेक्टर, इस विद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल F E वेक्टर लगता है, ठीक है, या कार्य करता है। इस कारण सभी इलेक्ट्रॉन त्वरित गति यहां लिख देना ए वेक्टर, इस कारण सभी इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगते हैं, ठीक है बेटा। और अब क्या होगा, आगे बातों लिखेंगे, त्वरित गति करने लगते हैं, या वैसे लिख सकते हो त्वरित गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए चालक तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र आ गया एक समान विद्युत क्षेत्र। इसके कारण अंदर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल के कारण सभी इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगेंगे, क्योंकि बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, आगे देखिए, माना इनका वेग क्रमशः, पहले क्या माना था, प्रारंभिक वेग u1, गति की प्रथम समीकरण से अंतिम वेग कितना होता है, v1। तो माना इनका वेग क्रमशः v1 वेक्टर कॉमा v2 वेक्टर कॉमा v3 वेक्टर डैश 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 vn वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो गति की प्रथम समीकरण से, इधर ध्यान दीजिए, अब गति की प्रथम समीकरण से, तो बेटा देखिए इस वाले के लिए बात करेंगे, तो ये है पहली टक्कर, ये जो गति करा ना, इससे पहले जो हम डायग्राम बताया था, गति करा, ये प्रथम टक्कर और समय लगा था t1। ठीक है, t1 होता है दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। देखिए गति की प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या होती है, v इजिकल टू u प्लस at, तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a, त्वरण यहाँ पर a है। अच्छा, ये सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक समान त्वरण लगेगा। क्यों लगेगा एक समान त्वरण? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है तो बल एक समान होगा, बल एक समान होगा तो त्वरण एक समान होगा, तो a इंटू t1। ठीक है, गति की प्रथम समीकरण से। इस वाले के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू t2। अच्छा, इस वाले के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a इंटू t3। और लास्ट वाले के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, vn वेक्टर इज इक्वल टू un वेक्टर प्लस a इंटू tn। ठीक है, इसको नोट कीजिए यहां तक, इसके आगे का बताऊंगा मैं भी। देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा पहली टक्कर में v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a t1, v2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा और vn इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब इन सब का औसत ले लेंगे। तो देखिए, इनका औसत लेने पर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो वेग आता है ये v वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर आता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वेग को इस तरह से लिखा जाता है और विभवांतर को कैपिटल V लिखा जाता है, तो दोनों का अलग अलग मीन है। ये है वेलोसिटी और ये है वोल्टेज। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैं जब भी लिखूंगा तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी और इसका मतलब होगा V वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आता है, ये वाले वेलोसिटी आती है, ये काय के कारण आती है, V वोल्ट विभवांतर आरोपित करने के कारण, और ये वाला कमरे के ताप का। ठीक है, तो अब इन सबका औसत ले लेंगे, तो जोड़ दीजिए सभी को, v1 प्लस v2 डैश 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 vn अपॉन n इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो जाएगी, इज इक्वल टू, ब्रैकेट में बंद कर दिया, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपॉन n प्लस, एक बात ध्यान रखना, वहां पर a कॉमन आ जाएगा,
तो ये a कॉमन बाहर लिख दिया, T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn अपॉन n। अब देखो बच्चों ये क्या है, अगर आप इसको, अच्छा औसत को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुछ बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो ध्यान रखना, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे जोड़ने को समीशन इस तरह से लिखते हैं ना, इसी तरह से सिंबल है काय का, औसत का। तो बेटे देखिए v इज इक्वल टू इसकी जगह u प्लस a वेक्टर। अच्छा इन टाइम का औसत सब बच्चे ध्यान देना, ये है प्रथम टक्कर, द्वितीय टक्कर, तृतीय टक्कर और लास्ट nवीं टक्कर अपॉन n। तो सभी टक्करों का औसत, उसे एक नया वर्ड नाम दिया जाएगा जिसे कहा जाएगा विश्रांति काल। विश्रांति काल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिडक्शन टाइम। तो दोबारा ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है, ये है अपवहन वेग, अपवहन वेग, ठीक है बेटा। ये और ये एक ही चीज है। ये क्या है, ये वाला और ये दोनों एक ही चीज है। ये है ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वेग, और जिसका मान आता है 0। ये तो त्वरण है और ये क्या है, ये विश्रांति काल है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इन सभी की जगह, इसकी जगह मैंने लिख दिया vd वेक्टर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू इसका मान, देखिए पहले बताया था आपको ऊष्मीय ऊर्जा के कारण औसत मान कितना आता था, 0 लिख दिया, प्लस a वेक्टर इनटू इन सभी टाइम का औसत निकालोगे तो क्या आता है, विश्रांति काल, जिसे लिख दिया मैंने टॉ, ठीक है बेटा। तो vd इज इक्वल टू, vd वेक्टर इज इक्वल टू आ गया a वेक्टर इनटू टॉ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक का लिखिए, आगे देखिए बच्चों, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस दो ही बातें ध्यान रखनी थी, एक कमरे के ताप पर आता है, उसका औसत मान 0 आता है, और एक v वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर आता है, जिस वेग से आगे बढ़ता है उसे ही अपवहन वेग कहते हैं। तो हमारे पास अभी तक पहुंच गया vd वेक्टर इज इक्वल टू, vd वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इनटू टॉ, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण, आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा विद्युत बल, इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा विद्युत बल, बेटा बल F इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर होता है, तो F ई, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो Q की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -e, और विपरीत दिशा में लगता है, इसे समीकरण नंबर 2 नाम दिया, ठीक। न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है, आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम होता है अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा आती है संवेग में परिवर्तन की दर। देखिए बेटा न्यूटन के द्वितीय नियम से F वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, तो बच्चों देखो ये भी बल है और ये भी बल है। अच्छा ये बल है विद्युत बल। अब अगर आपको थोड़ा सा मैं ट्रेड करूं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो गति कर रहा है उसमें द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और अगर वो गति कर रहा है, अगर उसकी स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हुई है तो वेग में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर, वही त्वरण कहलाता है। तो समीकरण है, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इस पे जो बल लगता है वो किसके बराबर है, m इंटू ए वेक्टर के। तो इन दोनों समीकरण की अगर तुलना करें तो m a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर, तो यहाँ से a वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन m। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा यहां तक का नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं रफ कर रहा हूं, आगे देखिए। देखिए बच्चों कंप्लीट हो गया डेरिवेशन हमारा। समीकरण
4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों देखो इसको रफ कर देता हूं मैं। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो VD वेक्टर, ये D क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अपवहन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, ड्रिफ्ट करा जाता है उसे, इसलिए स्मॉल d लिखा जाता है बेटे, ठीक है। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा होगा एस्केप वेलोसिटी, प्रक्षेप्य वेग, पलायन वेग, इसी तरह से ये कौन सा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD इक्वल टू ए वेक्टर का मान कितना आया? माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टॉ। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र, एम ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्योंकि गति कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो प्रोटॉन का थोड़ा लेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे। और दिस इज रिएक्शन टाइम, विश्रांति का, इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो VD वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू टॉ अपॉन एम इंटू ई वेक्टर, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला आ गया और ये एग्जाम में 1 नंबर के लिए डायरेक्ट भी लिखने के लिए आ जाता है। अपवहन वेग का सूत्र लिखिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो देखिए आप, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यहां ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? जब भी ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है तो इसका मतलब होता है विपरीत। अगर विद्युत क्षेत्र इधर है और अगर नेगेटिव लगा दोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। अगर मैं केवल परिमाण की बात करूं तो VD वेक्टर इज इक्वल टू कितना रहेगा? अगर परिमाण की बात करते हैं तो नेगेटिव चिन्ह हटा देते हैं, तो E इंटू टॉ अपॉन एम इंटू केवल E आ जाएगा, ये अपवहन वेग आ जाएगा, ठीक है बेटा। अपवहन वेग किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर विश्रांति काल पर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी बढ़ाते जाओगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी बढ़ाते जाओगे अपवहन वेग का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा बढ़ाया F इक्वल टू होता है QE। विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा बढ़ाया बल उतना ज्यादा लगा, बल जितना ज्यादा लगा त्वरण उतना ज्यादा हुआ, तो स्पीड भी बढ़े, यहाँ पर वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? यहाँ तक का नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, ये आप चैप्टर नंबर 2, 3 में पढ़ेंगे आप, ये विभवांतर के बारे में, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, वो मैं लिख देता हूँ। यदि चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ोगे इसे, इसको पर यहाँ काम आ रहा है इसलिए यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। यदि चालक तार की लंबाई स्मॉल l हो, चालक तार की लंबाई कितनी हो? स्मॉल l हो, वह V वोल्ट विभवांतर, आप इसको नोट डाल के लिख लेना ये, ठीक है ना, ये नोट डाल के इसको लिखें, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यदि चालक तार की लंबाई स्मॉल l हो, वो V वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू V अपॉन L होगा, ठीक है बेटा। विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E इक्वल टू V अपॉन L होगा। देखिए इधर समझे, अगर कोई चालक तार इस तरह से है और इस पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया और उसकी लंबाई स्मॉल l है, ठीक है, V वोल्ट का विभवांतर आपने अप्लाई किया और चालक तार की लंबाई स्मॉल l है, एक सिरा इधर से और एक सिरा इधर से जोड़ के कर दिया, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा? इसके सिरों पर विभवांतर E इक्वल टू V अपॉन L होगा, ठीक है बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र की एक इकाई ये भी हो गई इस फॉर्मूले से, वोल्ट पर मीटर, V वोल्ट और L का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी होता है। जैसे वहां पर बताया था आपको F इज इक्वल टू QE होता है, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q से
न्यूटन पर कूलाम होता है, एक मात्रक इसका न्यूटन पर कूलाम होता है और एक मात्रक इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है, ध्यान रखना है। तो बच्चों देखो अब क्या है यहाँ पर, चूंकि अभी अभी हमने पढ़ा अपवहन वेग vd इज इक्वल टू, परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, अपवहन वेग vd इज इक्वल टू e इंटू टॉ अपॉन m इंटू ई। तो मान रख दो यहाँ पर, अतः अपवहन वेग vd इज इक्वल टू e इंटू टॉ अपॉन m और e की जगह v अपॉन l, इसको अच्छे से लिख लो, ev अपॉन ml। e क्या है यहाँ पर, आवेश का क्वांटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, v कितना विभवांतर आरोपित किया, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l चालक तार की लंबाई इंटू टॉ। तो ये vd का एक फॉर्मूला और आ गया। आपको कौन कौन से फॉर्मूला ध्यान रखने हैं आपको बेटे, देखिए एक तो vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू टॉ अपॉन m इंटू ई वेक्टर, एक फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना। नेगेटिव चिन्ह क्यों आया, क्योंकि अपॉन वेग विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू V अपॉन L, ये चैप्टर नंबर 3 में आपको बता भी दिया जाएगा, और एक यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है बेटे, इसको नोट कीजिए। अब इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन है अपॉन वेग से रिलेटेड प्रश्न है, किसी चालक तार के दोनों सिरों के मध्य 6 गुणा 10 की घात माइनस 12 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए। ये विद्युत क्षेत्र कैसे आरोपित किया गया होगा, विभवांतर आरोपित किया गया होगा और उसकी लंबाई है, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। प्रश्न में गिवन है कि इतना विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया है। एवं विश्रांति काल, विश्रांति काल क्या होता है, टक्करों का औसत मान T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn अपॉन n, जो आपको डायरेक्टली दिया गया है। विश्रांति काल टो इज इक्वल टू, देखिए बेटा इधर 2 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो के बारे में जानते होंगे आप, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, 2 माइक्रो सेकेंड हो तो इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग आपको याद करना है। तो देखिए बेटा, सिंपल सा प्रश्न है, सॉल्यूशन, चूंकि अपवहन वेग vd इज इक्वल टू, यहाँ पर दिशा से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल परिमाण निकालना है। अपवहन वेग vd इज इक्वल टू e इंटू टॉ अपॉन m इंटू कैपिटल E। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। अब दिया है, जो जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए। E का मान कितना गिवन है बेटे, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन पर कूलाम। टॉ का मान कितना है, 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 सेकेंड, माइक्रो का मतलब उसी का माइनस 6 होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको जानकारी है। तो यहाँ मान रखने पर तो Vd इज इक्वल टू, बेटे E क्या है यहाँ पर, आवेश का क्वांटा जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। विश्रांति काल का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 और E का मान कितना है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, जो गति कर रहा है उसका द्रव्यमान आएगा। तो द्रव्यमान बेटा यहाँ पर गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इन सब चीजों को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, पहले संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए, 1.6 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 9.1। ठीक है, अब ये देखिए इंटू, ये 10 की पावर माइनस 19, ये 10 की पावर माइनस 6 और ये 10 की पावर माइनस 12। तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। 19 और 6 25, 25 माइनस, सॉरी यहाँ पर 19 6 और 12 माइनस माइनस माइनस, इन सबको जोड़ लीजिए, 19 और 6 25, 25 और 12 माइनस का 37, तो 10 की पावर माइनस 37। ये जो नीचे आ रहा है बेटा, हर में 10 की घात माइनस 31, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 31। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इंटू 2 12, इसको मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, जो भी कैलकुलेट करने के बाद में। और मात्रक क्या आएगा अपॉन वेग का, मीटर पर सेकेंड। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ के साथ में भी ऐसा ही एक न्यूमेरिकल होगा, उसको भी आप देख लीजिएगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने धारा पढ़ ली, धारा की डेफिनेशन, धारा के प्रकार, उसके बाद हमने धारा घनत्व पढ़ा, और उसके बाद हमने धात्विक चालक तारों में आवेश का प्रवाह और अपवहन वेग पढ़ा। आज हमने इसका फॉर्मूला डिराइव करा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गतिशीलता। गतिशीलता नाम से ही समझ में आ रहा है, गतिशीलता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो बच्चों देखो, डिनोट कैसे करते हैं इसको डिनोट करने का तरीका है म्यू। ध्यान रखना, म्यू, गतिशीलता। ये आपके चैप्टर नंबर 16 में भी काम आएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, गतिशीलता सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा। तो डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी चालक तार के अंदर उपस्थित, अच्छा कौन उपस्थित होता है अंदर? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसी चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग, वीडी वेक्टर लिख दो यहाँ पर, वीडी वेक्टर, अपवहन वेग तथा आरोपित, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आरोपित विद्युत क्षेत्र, कैसे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर, के अनुपात को, आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है। बात समझ में आई? दोबारा ध्यान दीजिए, किसी चालक तार, कोई चालक तार है, इस चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो अपवहन वेग से गति कर रहा है अंदर। अपवहन वेग आपने अच्छे से समझाइए। विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, बल लगता है, बल कहाँ लगता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। उस बल के कारण जिस वेग से वो गति करता है उसे अपवहन वेग कहा जाता है, और कमरे के ताप पर ऊष्मीय वेग कहा जाता है, जिसका औसत मान 0 आता है। तो अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, गतिशीलता को इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू, बेटे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वी डी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इधर देखिए, गतिशीलता राशि कैसी है? यह एक, मैंने यहाँ पर म्यू के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है, यह एक अदिश राशि है। ये ध्यान रखना, यह एक अदिश स्केलर क्वांटिटी है। किस तरह की क्वांटिटी है बेटा? ये इसमें दिशा नहीं होती, केवल इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे देखिए, एक और इसकी परिभाषा बनेगी। आप बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कई बार। इसमें से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक इसकी डेफिनेशन, एक इसका फॉर्मूला और एक इसका मात्रक, ठीक है। तो मैं तीनों चीजें आपको कवर करूंगा। मैं हर चीज को कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसा क्लास में पढ़ाते हैं वैसा यहाँ पढ़ाते हैं। ऐसे में सोचिएगा कि सर क्लास में अलग पढ़ाते हैं, क्लास में भी इस तरह से पढ़ाया जाता है। बस ये है कि क्लास में बच्चे सामने होते हैं, थोड़ा बहुत डाल देते हैं, यहाँ पर कोई सामने नहीं है, ठीक है। बस इतना सा ही अंतर है। डेफिनेशन देखिए बच्चों, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई वेक्टर हो गया। अब देखिए इधर, किसी चालक तार पर एकांक विद्युत क्षेत्र, एकांक का मतलब समझते हो ना, एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर प्राप्त अपवहन वेग किसके बराबर हो जाएगा? प्राप्त अपवहन वेग गतिशीलता के तुल्य होगा। दोबारा ध्यान दीजिए, अगर आप इस वाले फॉर्मूले में E की वैल्यू 1 कर दो
तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने E की वैल्यू यहाँ देखिएगा E इज इक्वल टू 1 यानी एकांक कर दिया, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन 1 इज इक्वल टू वी डी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, रटने की आवश्यकता नहीं है। एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अपवहन वेग गतिशीलता के तुल्य होगा। पहले ही बताया मैंने आपको, चाल की जो परिभाषा बोलते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में आवेश प्रवाह उसे क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। सेम इस तरह से। तो बेटा यहाँ तक की बात को, कहानी को लेके आगे मैं इसको रफ करके एक चीज और बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया, एक तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, कि फॉर्मूला पूछा जाता है, इसको नोट कीजिएगा। अब इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। मात्रक और विमा। तो प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है, गतिशीलता का मात्रक व विमा बताइए। गतिशीलता का मात्रक व विमा बताएं। तो बच्चों देखिए इधर, अभी बहुत सिंपल सा है सॉल्यूशन। देखिए अगर मात्रा की बात करें, फिर इसकी एक चीज और मुझे बताना है आपको। चूंकि गतिशीलता म्यू बराबर, बेटा अभी फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, वीडी अपॉन ई। ठीक है, वेक्टर भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अब देखिए ये क्या चीज है, अंश में ये है अपवहन वेग, और नीचे क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, मात्रक हो जाएगा इसका, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। कोई इसमें समस्या तो है नहीं। ठीक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, आपको बताया मैंने। देखिए एक होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से, अगर आप देखोगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन क्यू, यानी न्यूटन पर कूलम, ये भी मात्रक होता है इसका। ठीक है, और एक मात्रक होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन एल से, वोल्ट पर मीटर। ये आप जनरली चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हो। ये वाला जो मात्रक है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलता है, तो आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपको फॉर्मूला वहां बताया भी गया था। ये वाला फॉर्मूला आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता देते हैं। तो बेटा देखिए, दोनों में से कोई सा ही मात्रक आप यहाँ पर लिख दीजिए, न्यूटन पर कूलम लिख दीजिए, चाहे वोल्ट पर मीटर लिख दीजिए। वोल्ट पर मीटर लिख रहा हूँ तो V अपॉन M, वोल्ट पर मीटर। तो बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कर दीजिए इसका, मीटर पर सेकंड इंटू ये वोल्ट पर मीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मीटर पर वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, अब इसकी विमा और देख लीजिए, विमा। तो विमा के लिए देखो बेटा, वीडी क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इसका L1 T-1। कैसे, देखिए इधर, मीटर की विमा क्या होती है, L1 लेंथ होता है, और सेकंड की विमा क्या होती है, टाइम। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा T-1। ठीक, अब वोल्ट की विमा हमें पता नहीं है। ठीक है, वोल्ट की विमा हमें पता नहीं है, वैसे पता लग जाएगी, चिंता मत करो, आपको थर्ड चैप्टर में जब पढ़ोगे तब पता लग जाएगी। और अगर आप फिर भी पता करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ, चलो कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा 10th का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 10वीं क्लास में, 10th क्लास में आपने W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से सब बच्चों ने पढ़ा होगा। कार्य बराबर आवेश इंटू विभव, तो यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू। W क्या का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है बच्चों, यहाँ से हो गया, अब आराम से निकल जाएगा। तो अगर मैं इसकी विमा निकालूं V की, तो मुझे कार्य की विमा पता होनी चाहिए, और कार्य की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2, और आवेश की विमा A1 T1। कुछ बच्चों को तकलीफ रहेगी, सर कार्य की विमा बताओ, कार्य कैसे निकलेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन,
अब बच्चों देखिए बल की विमा तो पता होगी, m1 L1 T-2 और विस्थापन की L1, तो m1 L2 T-2 पता लग गया। v की विमा क्या हो जाएगी अल्टीमेटली m1 L2 T-2, इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ पर T-2 की जगह आ जाएगा T-3 A-1, यहाँ रख दीजिए।